हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमर्स आईक्यू में। दोस्तों आज हम क्लास 12 एग्रोनॉमी के अंदर चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले 2 और 1 आपको पढ़ा चुका हूं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाके उसको पहले देख लीजिएगा। और आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे, जो कि है ऊसर भूमियाँ और उनका सुधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऊसर सॉइल्स एंड दियर रिक्लेमिनेशन। अब देखते हैं इसमें पहली हेडिंग जो है वो है ऊसर भूमियाँ। तो ऊसर भूमि में सबसे पहले देखेंगे हम परिभाषा। तो परिभाषा में है जो उसको देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट जो है, जब भूमि की ऊपरी सतह में लवणों की बड़ी मात्रा जमा हो जाती है तो भूमि कृषि की अयोग्य हो जाती है, जिसे ऊसर भूमि कहते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट है दोस्तों वो है, यह भूमि खारी हो जाती है और सामान्य फसल उगाने की क्षमता खो देती है। अगली जो पॉइंट है वो है, उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर होने के कारण बेकार हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वन लाइन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आप कंसिडर कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है ऊसर होने का मुख्य कारण, तो इसको देखते हैं, जो कि है भूमि की ऊपरी सतह में विलीय लवणों का बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाना। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है आपके स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा, जो कि है लवणों की मात्रा का प्रभाव। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट जो है वो है सामान्य भूमि में, तो इसको देखेंगे लगभग 0.1% विलेय लवण होते हैं। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है ऊसर भूमि में जब लवण 0.2% से अधिक हो जाते हैं तो वे अधिकांश पौधे के लिए विषैले बन जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, इसमें ये लवण पानी के साथ ऊपर उठकर सतह पर सफ़ेद परत के रूप में फैल जाते हैं। आगे देखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताया चलिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं या नहीं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको बता दूं कि किसी चैनल पर चैप्टर 1 पशुपालन हमने पढ़ाया है, जिसकी लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप पशुपालन जाके क्लास 12 का जरूर देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, जो कि है अगला जो पॉइंट है वो है ऊसर भूमि के प्रकार। तो इसमें देखते हैं ऊसर भूमि 3 प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 जो है वो है लवणीय मृदा, जिसको बोलते हैं सैलाइन सॉइल। नंबर 2 जो होता है लवण युक्त क्षारीय मृदा, जिसको बोलते हैं सैलाइन एल्काइन सॉइल। और तीसरा जो होता है वो होता है लवणहीन क्षारीय मृदा, जिसको बोलते हैं नॉन सैलाइन एल्काइन सॉइल। अब इसमें पहला देखेंगे, जो कि है लवणीय मृदा यानी सैलाइन सॉइल। तो इसको देखेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। इन भूमियों में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है। इनमें मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सोडियम के क्लोराइड तथा सल्फेट अधिक पाए जाते हैं। कभी कभी थोड़ी मात्रा में बाइकार्बोनेट भी पाए जाते हैं, लेकिन घुलनशील कार्बोनेट्स का लगभग अभाव पाया जाता है। इस प्रकार की भूमियों का पीएच मान 7.5 से 8.5 तक पाया जाता है। तो जो इसका जो पीएच मान होता है, यानी लवणीय मृदा का जो पीएच मान होता है, वो 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार जो है बहुविकल्पी में पूछता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, तो इसमें अगला जो पॉइंट है वो है, इन भूमियों के ऊपरी धरातल पर लवणों की सफ़ेद परत सी जम जाती है, जिसके कारण फसलें उगाना कठिन होता है। आगे देखते हैं, इस मृदा में विनिमय सोडियम 15% से कम पाया जाता है तथा विद्युत चालकता 25 सेल्सियस ताप पर 4 मिमीमोज प्रति सेंटीमीटर से अधिक होता है। इन्हें सफ़ेद ऊसर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला जो प्रकार है वो है लवण युक्त क्षारीय मृदा, जिसको बोलते हैं सैलाइन एल्काइन सॉइल। इसको देखते हैं। इस प्रकार की मृदाओं में भी घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा पाई जाती है। जब मृदा में विलीय लवण और विनिमय सोडियम दोनों की ही अधिकता पाई जाती है, तो ऐसे मृदा को लवणीय क्षारीय भूमि यानी सैलाइन एल्काइन सॉइल कहते हैं। इन भूमियों में विनम्यशील सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है। इन भूमियों का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है, यानी 8.5 से अधिक होता है, तथा इनमें घुलनशील लवण 0.2% से अधिक पाए जाते हैं तथा विद्युत चालकता 25 सेल्सियस ताप पर 4 मिमीमोज प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश भूमि इसी प्रकार की ऊसर है। अगला जो प्रकार है वो है लवणहीन क्षारीय मृदा, जिसको बोलते हैं नॉन सैलाइन एल्काइन सॉइल। इसको देखते हैं। इन भूमियों में घुलनशील लवणों की मात्रा अपेक्षाकृत लवणीय तथा लवण युक्त क्षारीय मृदाओं में कम पाई जाती है, परंतु विनम्यशील सोडियम की मात्रा 15% से अधिक पाई जाती है। इन भूमियों में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम पाई जाती है,
परंतु सोडियम की अधिकता होती है। इन भूमियों में सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति होने के कारण भूमि का जैव पदार्थ घुलकर भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्र होकर सूख जाता है और भूमि काली दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे काला ऊसर कहा जाता है। आगे देखते हैं। इन भूमियों में छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े भूमि की निचली सतह को सख्त बना देते हैं। आगे देखते हैं, बना देते हैं, जिससे इन भूमियों में पानी नीचे को नहीं रिस पाता। इस भूमि का पीएच मान 8.5 से 10 तक होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाला है। आगे देखते हैं। तथा मृदा के संतृप्त निष्कर्ष की विद्युत चालकता 25 सेल्सियस ताप पर 4 मिमी-मोज प्रति सेंटीमीटर से कम होती है। भूमि में नीचे कंकड़ का परत होना इस मृदा का प्रमुख लक्षण है। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं में अंतर। तो 5 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो एक तरफ मैंने लिखा है लवणीय मृदा, एक तरफ लिखा है क्षारीय मृदा। तो नंबर 1 देखते हैं, जो कि है लवणीय मृदा में। तो इसमें है, इसमें सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की प्रधानता होती है। फिर देखेंगे क्षारीय मृदा में नंबर 1, जो कि है, इसमें सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। आगे देखते हैं दूसरा, जो कि है लवणीय मृदा में। इसमें है मृदा पीएच 8.5 से कम होता है। अब देखेंगे क्षारीय में दूसरा पॉइंट, जो कि है मृदा पीएच 8.5 से अधिक होता है। अब लवणीय मृदा में तीसरा पॉइंट देखेंगे, यानी एक्सचेंजेबल सोडियम की मात्रा 15% से कम पाई जाती है। इसमें देखेंगे विनिमय सोडियम यानी एक्सचेंजेबल सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है। चौथा देखेंगे, जो कि होता है घुलनशील लवण 0.2% से अधिक होते हैं। अब इसमें देखेंगे क्षारीय में, जो कि होता है घुलनशील लवण 0.2% से कम होते हैं। लवणीय मृदा में जो पांचवा है वो है यांत्रिक विधियों से मृदा का सुधार संभव है। अब इसमें देखेंगे क्षारीय में, जो कि है यांत्रिक विधियों के साथ रासायनिक सुधारकों का भी प्रयोग करना पड़ता है। अब आगे देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये तीनों प्रकार क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखते हैं हम, जो कि है क्षारीय एवं लवणीय भूमि बनने के कारण। अब इसमें देखते हैं, जो कि है लवणीय और क्षारीय मृदाएं साधारणतः शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं के बनने के निम्न कारण हो सकते हैं। आइए कारण देखते हैं, जो कि नंबर 1 है। तो जो कि पहला कारण है वो है शुष्क जलवायु। इसमें देखते हैं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा कम होती है तथा ताप अधिक होता है। कम वर्षा के कारण लवणों का निक्षालन यानी लीचिंग आर्द्र क्षेत्रों की भांति अधिक गहराई पर नहीं हो पाता। तीव्र वाष्पीकरण के कारण लवणों का संचय मृदा सतह पर होता रहता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है त्रुटिपूर्ण जल निकास। इसमें देखते हैं भूमि में कुछ गहराई पर ही कंकड़ अथवा अन्य किसी प्रकार की कठोरता होने के कारण वर्षा का जल, जिसमें बहुत से लवण घुले होते हैं, शोषित होकर नीचे नहीं जाने पाता। अतः वाष्पीकरण होने पर केशिका क्रिया द्वारा ये लवण भूमि तल पर एकत्रित हो जाते हैं। आगे देखते हैं। ऐसे स्थानों के निकट कोई झील इत्यादि निचली भूमि होने पर पानी सदा इसमें भरा रहता है और अपने आसपास की भूमि में जलस्तर को ऊंचा बनाए रखता है। अतः वर्ष के अधिकांश महीनों में ऐसे स्थानों में केशिका क्रिया चालू रहती है और भूमि तल पर खनिज लवण परत के रूप में एकत्रित होते रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं तीसरा, जो कि लवण युक्त पानी द्वारा सिंचाई। इसको देखते हैं। कुछ नहर तथा कुओं का पानी भी अधिक लवण युक्त होता है तथा समुद्री क्षेत्रों के आसपास की भूमियां भी समुद्री पानी के संपर्क में आने के कारण ऊसर हो जाती हैं। अतः लवण युक्त पानी में सिंचाई करने से भी भूमि ऊसर हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि है चौथा। इसमें है नहर व अन्य स्थायी जलाशय। इसको देखते हैं। तो इसमें है नहर जब ऊंची सतह पर बहती है तो अपने आसपास की भूमि के पानी के तल को इतना ऊंचा उठाए रखती है कि वह केशिका क्रिया के प्रभाव के भीतर रहती है और खनिज लवण भूमि के तल पर एकत्रित होते रहते हैं। अस्थायी जलाशय भी निकटवर्ती भूमि को इस विधि द्वारा ऊसर बनाने में सहायक होते हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, जो कि है पांचवा। इसमें देखते हैं सिंचाई की अधिकता। तो खेत में अधिक पानी लगने के कारण भी भूमि का जलस्तर ऊंचा उठ जाता है। यह बुराई नहरी क्षेत्रों में, आगे देखते हैं, उन स्थानों में अधिक पाई जाती है जहां खेतों को तोड़ पानी या फ्लूड इरिगेशन उपलब्ध है। छठा पॉइंट देखते हैं, जो कि क्षारीय उर्वरकों का लगातार अधिक प्रयोग करने से भी भूमि क्षारीय हो जाती है। सातवां देखते हैं, जो कि है
क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदाएं क्षारीय होती हैं। 8वां देखते हैं जो कि है भूमि के नीचे अभेद परत होने से लवणों का निक्षालन नहीं हो पाता, जिससे ऊसर भूमियाँ बनती हैं। आगे देखते हैं जो लिखा है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऊसर भूमि सुधारने के उपाय। अथवा में करके लिखा है लवणीय और क्षारीय मृदाओं के सुधार की विभिन्न विधियाँ। अगर आपसे ऊसर भूमि सुधारने के उपाय पूछे तो भी यही लिखना है, और लवणीय और क्षारीय मृदाओं के सुधार के विभिन्न विधियाँ पूछे तो भी यही लिखना है। तो इसमें देखते हैं दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर रहेगा ये। तो इसमें देखते हैं ऊसर भूमि का सुधार। तो इसमें देखते हैं हमारे देश में ऊसर भूमियों का बहुत बड़ा क्षेत्रफल पाया जाता है, इसलिए देश में फसलोत्पादन बढ़ाने के लिए इन भूमियों का सुधार करना अति आवश्यक है। आगे देखते हैं देश में ऊसर भूमियों के सुधार के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बनना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि भूमि ऊसर किस कारण से हुई है, जिससे उसका निदान करके भूमि को ठीक किया जा सके। इस कार्य के लिए पहले भूमि की भौतिक तथा रासायनिक जांच कर लेनी चाहिए। आगे देखते हैं जिससे निम्नलिखित बातों की जानकारी प्राप्त हो सके। अब कौन कौन सी बातें हैं इसको ध्यान रखते हैं। तो नंबर 1 जो कि है भूमि के प्रकार अथवा भूमि के गुण। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है भूमि में लवणों की अधिक मात्रा। तीसरा जो है भूमि का पीएच मान क्या है। चौथा जो है मृदा कोलाइडों की दशा क्या है। पांचवा जो है मृदा विलयन में कितना सोडियम घुल चुका है। और छठा देखते हैं जो कि है भूमि का जल स्तर। सातवां देखते हैं जो कि है जल निकास की दशाएं। और आठवां देखते हैं जो कि है सिंचाई जल की विशेषताएं। इसमें आगे देखते हैं जो कि है लवणीय या रेहेली भूमियाँ जिनमें विलय लवणों की अधिकता होती है, निक्षालन क्रिया द्वारा आसानी से सुधारी जा सकती है, जबकि क्षारीय मृदाओं में विनिमय सोडियम की अधिकता होती है। इन मृदाओं को निक्षालन के साथ साथ भूमि सुधारकों जैसे जिप्सम पायराइड का प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। आगे देखते हैं जो कि है ऊसर भूमि को सुधारने के लिए निम्नलिखित ढंग अपनाए जाते हैं। तो इसमें जो पहली विधि है वो भौतिक विधि या यांत्रिक विधियां हैं। तो इसमें है इस विधि में निम्नलिखित ढंग अपनाए जाते हैं। अब नंबर 1 देखते हैं जो कि है खुरचकर। इसमें देखते हैं तो है भूमि की ऊपरी परत पर जमे लवणों को स्क्रैपर या करेहे की मदद से खुरचकर एकत्र करके खेत से बाहर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए, और खेत में तालाब की मिट्टी तथा गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर फसल बोनी चाहिए, जिससे पौधे आसानी से उग सकें। यह छोटे क्षेत्रों में ही संभव है। आगे देखते हैं जो कि है दूसरा पॉइंट वो है लवणों को पानी में घोलकर बहाना। इसको देखते हैं तो इसमें है यदि भूमि में घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक हो तो ऐसी दशा में खेत में लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा पानी भरकर खेत में पाटा चलाकर घुलनशील लवणों को पानी में घोलकर खेत से बाहर निकाल देते हैं। यही क्रिया कई बार दोहराते हैं। इस प्रकार ऊसर भूमि में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं जो कि है निक्षालन, जिसको लीचिंग बोलते हैं। अब इसको देखते हैं तो इसमें है ऐसी भूमियों में जहां जल निकास की सुविधा नहीं होती वहां इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में खेत की जुताई करके खेत की मेड़ों को मजबूत करके उसमें पानी भर दिया जाता है। जब पानी सूखने लगे तो फिर पानी भर देना चाहिए। ऐसा करने से सभी घुलनशील लवण निक्षालन यानी लीचिंग के द्वारा भूमि की निचली सतह में चले जाते हैं। यह क्रिया कई वर्ष तक करनी चाहिए। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट जो कि है खाई खोदकर। इसमें देखते हैं इस विधि में खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाइयाँ खोदी जाती है। पहली खाई की मिट्टी बराबर की मेड़ पर डाल देते हैं तथा दूसरी खाई की पहली खाई में तथा तीसरी खाई की दूसरी खाई में। यही क्रम लगातार चलता रहता है। इसी प्रकार पूरे खेत की मिट्टी का ऊपरी भाग खाइयों के निचले भाग में चला जाता है। इस प्रकार बाद में खेत को चौरस करके फसल उगाई जाती है। इस विधि द्वारा ऊसर का अस्थायी सुधार किया जा सकता है। यह विधि तभी अपनाई जा सकती है जब नीचे की सतह में मिट्टी ऊसर न हो। आगे देखते हैं पांचवा जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पांचवा जो कि है जल निकास के प्रबंध द्वारा। अब इसमें देखते हैं तो ये है कुछ भूमियाँ जल निकास न होने के कारण ऊसर बन जाती हैं। यदि ऐसी भूमियों में जल निकास का उत्तम प्रबंध कर दिया जाए तो इन भूमियों को सुधारा जा सकता है। छठा देखते हैं जो कि है खेतों की मेड़बंदी करके। तो इसमें है
खेत के चारों तरफ से मेड़बंदी करके पानी भर दिया जाता है तथा हल चलाकर लवणों को पानी में मिला दिया जाता है और फिर पानी को एक रास्ते से बहा दिया जाता है। इससे लवण खेत से बाहर बहकर चले जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 7वां पॉइंट, जो कि है भूमि की निचली कठोरता को तोड़कर। इसमें देखते हैं कुछ भूमियों में भूमि की निचली तह बहुत कठोर हो जाती है, जिसके कारण पानी ऊपर से नीचे नहीं पहुंच पाता। यदि इन भूमियों की यह कठोर परत तोड़ दी जाए तो भूमि के ऊपरी भाग के हानिकारक लवण पानी में घुलकर नीचे की तहों में चले जाते हैं और ऊसर भूमियाँ ठीक हो जाती हैं। अगला जो है यानी आप दूसरी विधि देखेंगे, जो कि है रासायनिक विधियाँ। अब इसको देखेंगे तो इसमें देखेंगे इस विधि में रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके ऊसर भूमियों को ठीक किया जाता है। इस विधि में 2 प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दूं, इसमें 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। तो पहले हम देखेंगे कार्बनिक, उसके बाद देखेंगे अकार्बनिक पदार्थ। तो पहला जो कि है कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग, तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है हरी खाद का प्रयोग। इसको देखेंगे। इस विधि में हरी खाद के लिए सनई, ढेंचा तथा मूंग आदि फसलों को इन भूमियों में बोया जाता है। जब इनको खेत में सड़ाया जाता है तो इनसे कार्बनिक अम्ल बनता है, जो हानिकारक सोडियम को हटाकर भूमि की भौतिक दशा को सुधारता है। आगे देखते हैं दूसरा, जो कि है गोबर की खाद तथा कंपोस्ट खाद का प्रयोग। तो इसमें देखेंगे जो कि है गोबर की खाद तथा कंपोस्ट खाद का अधिक प्रयोग करके इन भूमियों की भौतिक दशा काफ़ी हद तक सुधारी जा सकती है। क्योंकि आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्योंकि इन खादों के गलने सड़ने पर भी अम्ल बनते हैं जो क्षारों को उदासीन करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है सीरे का प्रयोग। तो इसमें देखते हैं तो है डॉक्टर धर ने ऊसर भूमियों को सुधारने के लिए सीरे के प्रयोग को बहुत लाभदायक सिद्ध किया है। 1 हेक्टेयर में लगभग 250 कुंटल सीरा फैलाकर सिंचाई करके छोड़ दिया जाता है। बाद में जुताई कर दी जाती है। सीरे के सड़ने से जो रासायनिक परिवर्तन भूमि में होते हैं उनसे भूमि की क्षारीयता समाप्त हो जाती है, लेकिन यह बहुत महंगा ढंग है। चौथा जो है भूसा, पयाल आदि जैविक पदार्थों का प्रयोग। तो इसमें देखते हैं जो कि है ऊसर भूमियों में कृषि उपजात पदार्थों जैसे भूसा या पयाल पत्तियां आदि को भूमि में फैलाकर सिंचाई कर देते हैं। ये पदार्थ सड़कर भूमि की क्षारीयता को कम कर देते हैं। 5वां जो है वह प्रेस मड द्वारा। इसमें है चीनी मिलों द्वारा मिलने वाले प्रेस मड को भी ऊसर सुधार हेतु प्रयोग किया जा सकता है। इससे भी ऊसर भूमि सुधरती है। तो अब देखते हैं हम दूसरा। स्टार्टिंग में आपको बताए थे हम इसमें रासायनिक में कि 2 प्रकार होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो अब तक हम देख रहे थे कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग। अब हम देखेंगे अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग। अकार्बनिक में जो 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जिप्सम और पायराइट। तो पहले हम जिप्सम देखेंगे, उसके बाद पायराइट देखेंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि हम दोनों का प्रयोग बताएंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार दोनों पूछता है, कई बार एक तो ज़रूर पूछता है। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से कंसिडर करिएगा। तो पहला जो है इसमें वह है जिप्सम का प्रयोग। तो देखते हैं जिप्सम का प्रयोग। ऐसी भूमियाँ जिनमें बिनमेसिल सोडियम अधिक मात्रा में पाया जाता है उन्हें साधारण विधियों से नहीं सुधारा जा सकता, इसलिए इनमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम में 50 से 80% कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 200 से 400 क्विंटल जिप्सम पर्याप्त होता है। जिप्सम को महीन पीसकर वर्षा ऋतु में पहले भूमि में मिलाकर खेत को समतल करके पानी भरकर रिसाव क्रिया संपन्न कराई जाती है। जिप्सम अघुलनशील सोडियम कार्बोनेट को पानी में घुलनशील सोडियम सल्फेट में परिवर्तित कर देता है, जिसे पानी के साथ बहाकर खेतों से बाहर किया जा सकता है। जिप्सम की रासायनिक क्रिया निम्न प्रकार से है। आगे देखते हैं इसकी रासायनिक क्रिया। तो ये जिप्सम का रासायनिक क्रिया है जो कि लिखा Na2CO3 प्लस CaSO4, और Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, CaSO4 को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। गिब्स आउट करके है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, प्लस करके है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इसकी रासायनिक क्रिया है, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा आप। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है सल्फ़र का प्रयोग। अब हम देखेंगे सल्फ़र का प्रयोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सल्फ़र में देखेंगे जो कि है जब ऊसर भूमियों में सल्फ़र मिलाया जाता है तो सरल ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जो मिट्टी के साथ रासायनिक क्रिया करके विनम्यशील सोडियम को स्थानांतरित कर देता है। फलस्वरूप कैल्शियम युक्त
मिट्टी बनती है। यहाँ भी सल्फर की मदद से सोडियम कार्बोनेट को सोडियम सल्फेट में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे पानी में घोलकर खेतों से बाहर निकाल दिया जाता है। ये था सल्फर का प्रयोग। अब हम देखेंगे अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, इसके बाद देखेंगे हम पायराइट। तो अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग में देखेंगे जो कि है, यदि ऊसर भूमियों में अम्लीय उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट आदि का प्रयोग किया जाता है तो वह भूमि के क्षारीय गुण को उदासीन कर देता है। अब देखेंगे चौथा जो कि है पायराइट्स का प्रयोग, तो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, जो कि है यह सल्फर तथा लौह युक्त खनिज है। इसका रासायनिक संगठन FeS है, यानी जो पायराइट्स का सूत्र होता है वो होता है FeS। आगे है, यह पानी और वायु से, आगे देखते हैं, क्रिया करके गंधक का अम्ल एवं आयरन सल्फेट बनाता है। इनमें 22 से 24% सल्फर तथा 20 से 22% आयरन होता है। इसे खेत में बिखेरने के बाद 1 सप्ताह के लिए ऑक्सीकरण क्रिया संपन्न करने हेतु छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कल्टीवेटर द्वारा भूमि की ऊपरी सतह में मिलाकर रिसाव क्रिया संपन्न कराई जाती है। साधारणतः 9 pH वाली मृदा में 5 मीट्रिक टन पायराइट प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं इसकी रासायनिक क्रिया, तो जो कि है, पहले देखेंगे ए, जिसमें है लिखा है FeS2 गिव्स आउट FeS+S। FeS2 का मतलब होता है आयरन पायराइट। ठीक है, आगे जो है गिव्स आउट करके है, चाहिए FeS2 को बोलो आयरन पायराइट या लो पायराइट या फिर आयरन पायराइट आप बोल ही सकते हो। गिव्स आउट करके है FeS, जिसको बोलते हैं आयरन सल्फाइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लौह सल्फाइड, और प्लस में यस है जिसको आप जानते हैं सल्फर होता है। आपको बता दें पायराइड होता है वो एक ही बार टूट के अम्ल नहीं बन पाता है, इसलिए ये कई बार टूटता है। तो इसके बाद जब टूटेगा तो ये होगा FeS गिव्स आउट Fe2O3 प्लस यस। FeS का मतलब होता है, मैंने सबका नाम नीचे लिख दिया है, तो FeS का मतलब होता है आयरन सल्फाइड यानी लो सल्फाइड, गिव्स आउट करके है जो कि है फेरिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं Fe2O3 को, यानी लो ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, प्लस यस करके है यानी सल्फर जिसको गंधक बोलते हैं। फिर ये टूटेगा तो इसमें टूटेगा तो होगा 2S प्लस 3O2 गिव्स आउट 2SO3। तो S को आप जानते हैं गंधक बोलते हैं, प्लस करके है O2 यानी ऑक्सीजन, और गिव्स आउट करके है SO3 जिसको बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसमें देखते हैं जो कि होता है 2SO3 प्लस 2H2O गिव्स आउट 2H2SO4। आप जानते ही हैं कि SO3 को बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड और प्लस H2O को बोलते हैं पानी, और गिव्स आउट करके है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब जाकर ये अम्ल में परिवर्तित हुआ, तो यहाँ जाके ये टूट के जो है अम्ल बना। तो डायरेक्ट पायराइट कभी भी अम्ल नहीं बन पाता है। तो अब बी करके है इसमें एक पॉइंट जो उसको देखेंगे, तो है CaCO3 प्लस H2SO4 गिव्स आउट CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, गिव्स आउट करके है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर यानी पानी जिसको बोलते हैं। अब सी करके अगला पॉइंट है इसमें जो कि है 2Na क्ले, यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम क्ले, प्लस CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, गिव्स आउट करके है Ca क्ले यानी कि कैल्शियम क्ले, प्लस Na2SO यानी कि Na2SO का मतलब होता है सोडियम सल्फेट। तो आशा करता हूँ कि आपको पायराइट्स यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में हूबहू आपको ऐसे लिखना है। आपको नीचे जो मैं हिंदी में नाम लिख दिया हूँ ये आपके समझने के लिए है, आप इसको एग्जाम में मत लिखिएगा। तो आपको एग्जाम में केवल ये रासायनिक अभिक्रियाएँ लिखना है, ना कि नाम लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो कि है इसी प्रकार सल्फर व लाइम सल्फर भूमि में प्रयोग करने पर सोडियम मृदा को कैल्शियम मृदा में परिवर्तित किया जाता है। अब देखते हैं, शुरू में मैं आपको बताया था भौतिक होगा, उसके बाद रासायनिक होगा सुधार में, और अब है इसमें जैविक विधियां सुधार के लिए। तो इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं जो कि पहला है एल्गी का प्रयोग। तो इसको देखते हैं, खेत में पानी भरकर ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं काई का निवेश करके भी ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है। एल्गी के सड़ने पर भूमि को जीवांश पदार्थ मिलता है जिससे ऊसर भूमि का सुधार होता है। आगे देखते हैं, दूसरा जो कि है सत्यानाशी
खरपतवार का प्रयोग, तो इसको देखते हैं। इसमें है यह जैव पदार्थ का अच्छा स्रोत है, अतः क्षारीय भूमि में प्रयोग करने पर उसे सुधार देता है। 1 हेक्टेयर में 2.5 टन चूर्ण सत्यानाशी खरपतवार प्रयोग करना चाहिए। तीसरा देखते हैं जो कि है जैविक खादों का प्रयोग। अब इसमें देखते हैं जैविक खादों का प्रयोग में देखते हैं तो है ऊसर सुधार हेतु गोबर की खाद, हरी खाद, ढैंचा, धान का पुआल आदि जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। अद्दा देखते हैं जो कि है कर्षण क्रियाएं, यानी कि ऊसर भूमि सुधार में जो अगली विधि है वो है कर्षण क्रियाएं। तो इसमें देखते हैं पहला जो कि है विशेष भू परिष्करण क्रियाएं, तो इसको देखते हैं जो कि है बरसात के पहले कड़ी परत को तोड़ने के लिए गहरी जुताई करें तथा भूमि को समतल, आगे देखते हैं, भूमि को समतल करें। फसल बोने के लिए अधिक गहरी जुताई की अपेक्षा हल्की जुताई करें। बुआई पंक्ति में करें। बुआई के लिए मेड़ व नाली बनाकर बुआई मेड़ के शीर्ष पर न कर बगल में करें। मेड़ के शीर्ष पर लवणों का एकत्रीकरण अधिक होता है। अगला जो विधि है वो है सिंचाई। इसमें तो उसको देखते हैं जो कि है ऊसर भूमि में सिंचाई आवश्यकता अनुसार जल्दी जल्दी एवं भारी करें, जिससे मृदा विलयन का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन ठीक रहे तथा लवणों का निक्षालन भी हो जाए। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है लवण प्रतिरोधी फसलें उगाना। तो इसको देखते हैं जो कि है लवणीय मृदाओं में लवण सहनशील फसलें जैसे कपास, जौ, चुकंदर, धान, ढैंचा, तरा, बरसीम, गेहूँ, लूसर्न, सूरजमुखी, पालक, टमाटर, गाजर, प्याज, गोभी उगाना चाहिए। खजूर, अमरूद, बेर, आंवला आदि फल वाले वृक्ष लगाए जा सकते हैं। लकड़ी के लिए बबूल लगाया जा सकता है। चौथा जो कि है अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, ये पहले भी मैं आपको बता दिया था लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए। इसमें है ऊसर भूमि में नाइट्रोजन और जिंक की कमी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सदैव, आगे देखते हैं जो कि है अम्लीय उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करें। 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट नियमित रूप से प्रयोग करें। पाँचवा देखते हैं जो कि है फसल चक्र। तो इसमें देखते हैं जो कि है ऊसर भूमि का निक्षालन एवं रासायनिक सुधारकों का प्रयोग करने के बाद प्रारंभ के 2 से 3 वर्षों में धान की फसल उगानी चाहिए। प्रथम वर्ष में धान की ये 2 वैरायटी है जो कि है जया और साकेत 4। गेहूँ, ढैंचा फसल चक्र अपनाएं। बाद के वर्षों में धान के बाद जौ, बरसीम, राई आदि लें। ढैंचा अप्रैल के अंत में बोकर जून के अंत तक पलट दें इन द सेंस होता है कि जब ढैंचा बोया जाता है और जब बड़ा हो जाता है तो खेत में उसको जुताई कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है, यानी जोत दिया जाता है ताकि वो उसमें सड़ जाए, तो वही होता है पलटना। आगे देखते हैं अन्य विधियां कुछ हैं तो उनको देखते हैं जो कि है सीरे का प्रयोग। तो इसमें देखते हैं 250 से 300 क्विंटल सीरा प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। सीरे के अपघटन में अम्ल पैदा होते हैं जो क्षारों को उदासीन करते हैं। ऊसर भूमि को सुधारने में चीनी मिलों से मिलने वाली प्रेस मड अति उपयोगी सिद्ध हुई है। ये पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ लेकिन आप एक बार फिर से इसको ध्यान से समझ लीजिए। आगे देखते हैं दूसरा जो कि है छाछ का प्रयोग। तो इसको देखते हैं। इसमें है छाछ में 3.65% लैक्टोज, 0.70% वसा तथा 0.76% लैक्टिक एसिड होता है। वसा व लैक्टोज के अपघटन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन पर कार्बनिक अम्ल पैदा होते हैं जो क्षार को उदासीन कर देते हैं। तो ये सारी विधियां जो है यहाँ पर समाप्त हो गई। आगे देखते हैं। ऊसर भूमियों में सुधार के लिए उपर्युक्त सभी विधियों को परिस्थिति अनुसार चुनकर प्रयोग करना चाहिए तथा किसी भी विधि के प्रयोग करने में काफ़ी धैर्य रखना चाहिए क्योंकि ऊसर भूमियों का सुधार कार्य एक लंबा समय लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ तक ये कंप्लीट चैप्टर समाप्त हो गया और आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो भी क्वेरीज थी, इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरा हो गई होंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं क्लास 12 एग्रोनॉमी का जो इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है वो उसको भी मैं पढ़ा दिया हूँ, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। और साथ साथ में आपको यहाँ पर इसी चैनल पर आपको जो आपका पशुपालन है वो भी पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों अभी स्क्रीन पे जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है उस पर क्लिक करेंगे, आप सीधा क्लास 12 एग्रोनॉमी के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। आप चैप्टर वाइज अपने वीडियो को देख सकते हैं।
तो आप वहाँ से अपने एग्ज़ाम की जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी पढ़ाई है, वहाँ से पूरा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।